भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको के G7 कंट्रीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने उनको फोन किया और उनको कहा, मदऊ किया कि आप G7 समिट अटेंड कीजिए। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत, जो कि आपको दिखाई दे रही है। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अब वीडियो के सीधे आप मुख्य भाग पर पहुंच सकते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने मोदी जी को G7 समिट में आने का इनविटेशन दिया है। हाल ही में कुछ दिन पहले तक कनाडा भारत के रिलेशनशिप कितने ख़राब थे उसके बारे में वीडियो के लास्ट में जानकारी दूंगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। G7 के कंट्रीज है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं, आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ये एडवांटेज अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी को जरूर होगा, क्योंकि वहाँ पे वो मौजूद होंगे, तो कुछ शायद कोई ऐसी लैंग्वेज आए जो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल ना हो। तो हमें अभी से ही कुछ डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट्स करनी चाहिए इस्लामाबाद में, और बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिमार्च भी करने चाहिए, और ताकि जो लैंग्वेज जो भी आए आउटकम डॉक्यूमेंट्स से वो हमारे लिए फेवरेबल हो। तो साहब बड़ी खुशी की लहर थी देश में। हा नरेंद्र मोदी जी को G7 में इनवाइट नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा हुआ, मैं कह रहा था वेट एंड वॉच, इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, और ऊपर वाली मेरी मदद भी कर देता है, तो मैंने इस पर अपलोड नहीं किया। और अरे रवीश ने तो इस पर प्रोग्राम भी बना दिया और जाहिलों के 2 मिलियन व्यू भी चले गए। बड़ी खुशी का माहौल था कि चलो कहीं तो कुछ बेइज्जती हो रही है, फॉरेन पॉलिसी का नुकसान हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो गई है। जब ये इटली गए थे मोदी जी, तो यही जयराम रमेश बोल रहा था कि आप लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं कि वहां मोदी जी को इनवाइट कर लिया गया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको के G7 कंट्रीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 1 साल पहले, और अब बोल रहा है कि इनवाइट नहीं किया गया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। भारत की नाक कट गई। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो, हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए। टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है, और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। तो ये बात वहां चल रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ये तय करा कि नहीं भाई, निज्जर की बात चलती रहेगी, लेकिन मोदी जी को अगर अवॉइड करोगे तो नुकसान हो जाएगा। और उनका ये सोचना था कि यहां पर यार ये 1 महीने में कितने धुआं हो गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बचेगा भी या नहीं आगे धुआं होने के लिए। मोदी जी जरा बस करो और फिर बता दो, मोदी जी जाए ना जाए, भारत के वर्चस्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनवाइट हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने पाकिस्तान को नंगा करके छोड़ दिया है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको खालिस्तान के साथ डील करने का है, और आपको खालिस्तान को ही एड्रेस करना है, क्योंकि खालिस्तान इज दी 0.5 फ्रंट वॉर। आपने, हम और आप जो है 2.5 फ्रंट पे नहीं लड़ रहे, अब हम और आप अब 1.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक फ्रंट आपने खत्म कर दिया है, और उसके बाद 0.5 फ्रंट का एक बहुत बड़ा मेजर एंगल है खालिस्तान, द सेंसिटिव स्टेट कॉल्ड पंजाब। तो अब वहां पर जितनी चीजें हैं, सिंस उनका जो बैकर है पाकिस्तान, उसको आपने नेस्तनाबूद कर दिया है। नाउ इट इज अप टू खालिस्तान एलिमेंट्स कि उनको आप कैसे इंगेज करोगे। जैसे यहाँ पे माओइज्म को पूरी तरह निपटा दिया गया, नाउ इट्स अब खालिस्तान की बारी है। और G7 जाने का एक ही पर्पस दिखता है मोदी जी का, जो कनाडा उसका बैकर है, जो पाकिस्तान उसका बैकर था वो तो हट गया, कनाडा जो उसका बैकर है, वी आर गोइंग टू गेट डन विद इट। और मुझे कोई और पर्पस नहीं समझ में आता है कनाडा के साथ एंगेज करने का। कनाडा इज नॉट अ इकोनॉमिक पावर हाउस। कनाडा के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है शेयर करने के लिए, कनाडा के पास कुछ नहीं है शेयर करने के लिए। कनाडा वाज दी, अब मैं कैसे बोलूं, वो लीच था जो भारत का खून चूस के अपनी इकोनॉमी जिंदा कर रहा था।
और इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल तरीके से बता सकता हूँ किस तरीके से पंजाबियों का खून चूस के, उनकी जमीनें बेच के, उनकी इंडस्ट्रीज बेच के, IELTS के माध्यम से कनाडा की 3rd रेट डिग्रीज देकर, एजुकेशन डिग्रीज देकर उन्होंने वहां पर अपने भारत की इकोनॉमी को चूसा है अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। नाउ दैट इज गोइंग टू एंड फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर 17 जून को जो बात होगी वो इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी। उसका बहुत बड़ा जो हार्ड एलिमेंट है खालिस्तान, अब वी आर गोइंग टू डील विद इट वंस एंड फॉर ऑल। कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, आपको एक एक प्रॉब्लम जो पता है। लेट्स से अगर हम एक स्प्रेडशीट निकालें कि भारत की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, खालिस्तान है, 0.5 फ्रंट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं, इंटरनल में कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल में पाकिस्तान एक बॉर्डर स्टेट है, वो आपकी प्रॉब्लम है। चाइना एक बॉर्डर स्टेट है, वो आपकी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड ओवर की इकोनॉमीज आपको कैसे कैप्चर करना चाह रही हैं, आपकी ओनरशिप कैसे चाह रही हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे अपने पास लेके जाना चाह रही हैं, यहाँ तक कि आपकी लैंड रिसोर्सेज या आपके जो रेयर अर्थ मिनरल थे। ये सोनिया गांधी के कार्यकाल में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आयरन ओर जाता था चाइना, और वहां से जो है ट्रीट होके वापस इंगिट बन के आता था, प्योर आयरन बन के आता था इंडिया में। तो यहाँ की आयरन बनाने वाली फैक्ट्रीज का अंत हो रहा था। तो पॉइंट इज कि उनका भारत के हर रिसोर्स पर उनका नजर है। आज वो रशिया में क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको रशिया की रिसोर्सेज चाहिए, और जिंदगी भर उन्होंने यही किया है कि उनको सबके रिसोर्सेज चाहिए अपने लिए। वो टाई सूट लगा के बड़े शांति से, आज वो एक आतंकवादी को टाई सूट पहना दिया ना सीरिया में, अब बोल रहे कि ही इज अ ब्यूटीफुल मैन। ये खुद भी आतंकवादी हैं, अमेरिका कनाडा वाले, बस टाई सूट पहने लगते हैं तो अच्छे लगते हैं, दिखते हैं। दे आर नो लेस देन एन टेररिस्ट। अगर आप भारत में खालिस्तान फंड कर रहे हो, भारत में एक इतना बड़ा जेनोसाइड आपने क्रिएट किया, इतना बड़ा भारत की जो इंडिजिनस सिख धर्म और हिंदू धर्म जो एक दूसरे के भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, सनातन धर्म बड़ा भाई है, सिख धर्म एक छोटा भाई है, वैसे ही इन दोनों की पैदाइश हुई है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो, उसमें डिस्कॉर्ड लाने की कोशिश करते हो, उसमें इस्लाम का यूज करते हो, तो भाई व्हाट आर यू डूइंग। आप बैठे हुए अटलांटिक के पार में, आपको तकलीफ है कि भारत में खालिस्तान को क्यों ऐसे डील किया जा रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे किसानों को ट्रीट किया जा रहा है। भाई साहब, भारत सरकार MSP देना है नहीं देना है वो सब भारत सरकार का अपना डिसीजन है और उसका प्रेरोगेटिव है। यहाँ के किसान आंदोलन में जो जेन्युइन है उससे बात करेगी, जो नहीं जेन्युइन है उसको ट्रीट करेगी कायदे से। Who are you? इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने उनको फोन किया और उनको कहा, मदऊ किया कि आप G7 समिट अटेंड कीजिए। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत, जो कि आपको दिखाई दे रही है। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से। भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ एशिया की। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट में आने का। इससे पहले जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे उन्होंने लगभग खालिस्तानी, जो कैनेडियन में खालिस्तानी बसे पड़े हैं और उनमें से कुछ लोग सांसद भी बन गए, उन्होंने खुलेआम भारत के खिलाफ एंटी इंडिया मूवमेंट, भारत को ब्रेक करने के लिए साजिशें और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसके सपोर्ट से प्रीवियस प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनको मतलब भारत में उनके साथ जो कनेक्शन थे बहुत बुरे हालात में चले गए थे। मतलब इंडिया कनाडा के इतने बुरे संबंध कभी भी नहीं रहे जितने ट्रूडो के टाइम पे थे। और कनाडा जैसे ही वो हारे तो फिर भारत कनाडा के संबंध फिर से नए सिरे से शुरू होने की एक संभावना शुरू हुई, और अब इस इनविटेशन से लगता है कि इंडिया और कनाडा के संबंध फिर से स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो खालिस्तानी है स्पेशली कनाडा में, उन्होंने जिस तरीके से भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और भारत के खिलाफ एक नफरती चीज़ें जो फैलाई हैं उसको शायद कंट्रोल किया जा सके। अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। G7 समिट में आने के लिए इनविटेशन मिला है, मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, और इंडिया दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में से एक है तो यहाँ पे जाना बनता भी है। साथ ही साथ अब ट्रंप ने जिस तरीके से एक अनस्टेबिलिटी लाई है दुनिया में, हर तरीके से वो किसी ना किसी जो उसके ख़ास दोस्त हैं जिन्होंने उसको इलेक्शन जितवाया है, उनके साथ वो भी मतलब एक ऐसा बर्ताव कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप को हो क्या गया है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ रहेगी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?